हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे क्योंकि ये चैप्टर का नाम क्या है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। और यहाँ पे आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा था ह्यूमन इम्यूनिटी चल रहा था और उसमें आप लोगों ने ये देखा था इन्नेट इम्यूनिटी जो ह्यूमन इम्यूनिटी का एक टाइप था। उसमें हम लोगों ने क्या खत्म किया था, वो था आपका इन्नेट इम्यूनिटी। आज इसी इम्यूनिटी का दूसरा पार्ट चलेगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी चलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए क्लास करते हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे लिखा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। प्यारे बच्चों, यहाँ लिखा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसका क्या हिंदी सेंस क्या है? उपार्जित प्रतिरक्षा। क्या बच्चों? उपार्जित प्रतिरक्षा। तो आज के डेट में हम लोग ये देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, उपार्जित प्रतिरक्षा क्या चीज है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ ये जान लीजिए, ये शब्द है उपार्जित। प्रतिरक्षा का मतलब तो समझ ही चुके होंगे अब तक। उपार्जित का मतलब क्या होता है? जो जन्म के बाद मिले। ठीक है बच्चों, तो यहां से ये जान लीजिएगा ये कब मिलता है, तो आप यही कहेंगे आफ्टर बर्थ। यानी कि बर्थ के बाद मिलता है। ये प्रतिरक्षा हम लोगों को बर्थ के बाद मिलता है। हमारे बॉडी में क्या होता है? जनरेट होता है। ठीक है बच्चों, और दूसरी बात यहाँ पे क्या है, ये पैथोजन स्पेसिफिक होता है। पैथोजन स्पेसिफिक होता है, यानी कि रोगाणु पे विशिष्ट होता है। ठीक है, ये पैथोजन, इसके पहले जो आया था वो था नॉन स्पेसिफिक इन्नेट इम्यूनिटी। अच्छा, स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई कैरेक्टर आपके अंदर है और संसार में दूसरे व्यक्ति के अंदर वो कैरेक्टर नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे आपके अंदर जो कैरेक्टर है वो क्या है? स्पेसिफिक, यानी कि विशिष्ट है। ठीक है, यहां से ये पैथोजन स्पेसिफिक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई रोगाणु हमारे शरीर के अंदर इंटर किया और रोग उत्पन्न किया, तो उसके लिए जो एंटीबॉडी बनेगी वो रखी रहेगी, वो मेमोरी रहेगी। मान लीजिए कोई दूसरा कोई रोगाणु प्रवेश किया, जैसे मान लीजिए पहली बार कॉमन कोल्ड का रोगाणु क्या किया, प्रवेश किया, राइनो वायरस, तो हमें सामान्य सर्दी हुई और उसके बाद में क्या हुआ, एंटीबॉडी बनाई हमारी प्रतिरक्षा तंत्र। कौन बनाएगा? एक्वायर्ड इम्यूनिटी बनाएगा। इसके बाद मान लीजिए साल्मोनेला टाइफी हमको अटैक किया, जिससे हमको टाइफाइड हुआ, तो जो प्रतिरक्षा तंत्र में आपका एंटीबॉडी बनी है राइनो वायरस के लिए, वो आपकी जो एंटीबॉडी बनी वो आपके जो दूसरा रोगाणु प्रवेश किया, टाइफाइड उत्पन्न किया, उसके लिए एंटीबॉडी कारीगर नहीं होगी। मेरे कहने का मतलब हर एक रोग के लिए जैसे रोगाणु अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार से हर एक रोगाणु को मारने के लिए एंटीबॉडी क्या होते हैं प्यारे बच्चों? अलग अलग होते हैं। तो बताइए ये क्या हुआ? पैथोजन स्पेसिफिक हुआ। दूसरा तीसरी बात क्या रहेगा? बेस्ड होता है, ये प्रतिरक्षा बेस्ड होता है किस पे? तो याद रखिएगा मेमोरी पर। अच्छा, मेमोरी का मतलब क्या होता है? स्मृति, जिसे आप लोग कहते हैं याद है। जैसे कोई पूछे क्या वो बात याद है, तो आप कहेंगे हाँ याद है, मतलब आपको क्या है? स्मृत है उस बात का। तो ये क्या है? मेमोरी पर क्या है? आधारित है। और मेन फीचर आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी का यही है। क्या है बच्चों? मेमोरी, यानी कि स्मृत है। ठीक है, तो 3 पॉइंट हैं जो एनसीईआरटी में मस्ट हैं। ये आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद क्या होता है? जनरेट होता है हमारे बॉडी में। और ये पैथोजन स्पेसिफिक होता है और बेस्ड होता है किस पे? मेमोरी पर। ठीक है, ये बेस्ड होता है मेमोरी पर। इन 3 पॉइंट को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ये स्टेटमेंट के थ्रू आपके नीट के एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, बाकी अल्टरनेटिव क्वेश्चन तो जानते ही हैं, कहीं से भी उठा के दे सकता है। इसके बाद में बातों को अच्छी तरीके से समझिएगा तो आपको यहां एक चीज मिलेगा। मान लीजिए कोई पैथोजन है। क्या है बच्चों? पैथोजन है। कोई पैथोजन है और ये फर्स्ट टाइम, कोई पैथोजन है ये फर्स्ट टाइम हमारे बॉडी में क्या किया? इंटर किया। कोई भी रोगाणु हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको कॉमन कोल्ड ही हो, निमोनिया ही हो।
टाइफाइड ही हो, मलेरिया ही हो, कोई भी पैथोजन जब पहली बार हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है बच्चों, इंटर करता है, क्या करेगा, प्रवेश करेगा। तो बताइए जब पहली बार हमारे शरीर के अंदर कोई भी पैथोजन इंटर करेगा तो हमारा जो ये प्रतिरक्षा तंत्र है, ये वाला एक्वायर्ड इम्यूनिटी वाला, क्या करेगा, इसके प्रति हमारा बॉडी क्या देगा, रिस्पॉन्स देगा। क्या देगा बच्चों, रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, अनुक्रिया जिसे कहते हैं, रिस्पॉन्स का मतलब अनुक्रिया देगा। इसके प्रति अनुक्रिया देगा, किसके प्रति देगा, तो हम कहेंगे पैथोजन के प्रति क्या देगा, अनुक्रिया देगा, अर्थात रिस्पांस देगा, जिसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी रिस्पांस, प्राइमरी रिस्पांस। ठीक है बच्चों, तो बताइए जब पहली बार हमारे बॉडी के अंदर कोई भी रोगाणु प्रवेश करेगा तो हमारा बॉडी यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र क्या करेगा, एक रिस्पांस देगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी रिस्पांस कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, प्राइमरी रिस्पांस कहेंगे। और ये प्राइमरी जो रिस्पांस होता है लो इंटेंसिटी में होता है, लो इंटेंसिटी में होता है, अर्थात इसकी एक्टिविटी जो अनुक्रिया करता है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है, किसके लिए, पैथोजन के लिए। ये पैथोजन के मारने में सक्षम नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति पहली बार अगर किसी रोग से ग्रसित हुआ तो उसको आपको दवा की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो इम्यून रिस्पांस दिया अर्थात जो प्राइमरी रिस्पांस है वो कैसा होता है बच्चों, लो इंटेंसिटी में होता है। ठीक है, यानी धीमी गति से कार्य करेगा ये हमारा प्रतिरक्षा तंत्र। तो मान लीजिए पहली बार किसी को कोरोना हुआ, तो बताइए क्या पहली बार जिसको कोरोना हुआ तो क्या वो बिना दवा लिए ठीक हो गया, ऐसा तो हुआ नहीं है। ठीक है, तो बताइए पहली बार जो कोरोना अटैक किया तो बिना दवा के ठीक नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, जो हमारा बॉडी उसके प्रति क्या किया, एंटीबॉडी बनाया या स्मृत किया या कुछ भी लड़ाई किया, फाइट किया, इसका मतलब वो फाइटिंग क्या थी, कमजोर थी। ठीक है बच्चों, तो हमारे शरीर में जब फर्स्ट टाइम कोई भी रोगाणु इंटर करेगा तो हमारा बॉडी अर्थात प्रतिरक्षा तंत्र जो भी रिस्पांस देगा फर्स्ट टाइम उसे प्राइमरी रिस्पांस कहेंगे, वो लो इंटेंसिटी में होता है। ठीक है, जब ये पहली बार रिस्पांस देगा तो हमारा इम्यूनिटी मेमोरी कर लेगा इसका, यानी स्मृत कर लेगा, इसे याद रख लेगा कि ये रोगाणु पहली बार अटैक किया था। ठीक है, क्या करेगा, स्मृत कर लेगा अर्थात याद कर लेगा कि यही रोगाणु था जो हमारे शरीर में इंटर हुआ था और हमको क्या पहुंचाया था, रोग उत्पन्न किया था, हानियां पहुंचाई थी। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसके बाद में बातों को थोड़ा समझिएगा। जब यही पैथोजन सेकेंड टाइम हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है। ठीक है बच्चों, अब ऐसा मत समझना मैं बोल रहा हूं हमारे बॉडी के अंदर, तो ये आपके बॉडी के अंदर भी हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति है उसके बॉडी के अंदर सभी बीमार होते हैं। ठीक है, कोई पर्टिकुलर एक नहीं। तो सेकेंड टाइम अगर हमारे बॉडी के अंदर ये इंटर किया तो हमारा जो बॉडी है या तो इम्यूनिटी है जो रिस्पॉन्स देगा प्यारे बच्चों, उसको बोला जाएगा सेकेंडरी रिस्पॉन्स। क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो बताइए सेकेंड टाइम जब वही सेम पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो हमारा बॉडी जो रिस्पांस देगा उसे क्या बोलेंगे बच्चों, सेकेंडरी रिस्पांस बोलेंगे। ठीक है, सेकेंडरी रिस्पांस बोलेंगे। और याद रख लीजिएगा सेकेंडरी जो रिस्पांस होता है उसकी इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी क्या होती है बच्चों, हाई होती है। अर्थात जो प्राइमरी रिस्पांस था, जो प्रथम बार ये पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर इंटर किया था, वो उसकी इंटेंसिटी क्या थी, लो थी। लेकिन जब यही सेम पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर सेकेंड टाइम इंटर किया तो जो रिस्पांस जनरेट किया हमारी बॉडी या इम्यून सिस्टम, उसे बोलेंगे सेकेंडरी रिस्पांस। और ये कैसा होता है, हाई इंटेंसिटी में होता है। ठीक है, तो अभी आपको पता चला
कि प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या है और सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या है। प्राइमरी रिस्पॉन्स कैसा होता है बच्चों, लो इंटेंसिटी में, जबकि सेकेंडरी रिस्पॉन्स कैसा होता है बच्चों, हाई इंटेंसिटी में। ये इफेक्टिव रहेगा, ये इफेक्टिव हो भी सकता है, थोड़ा बहुत होगा, ठीक है। आइए इसके बाद की बातों को हम चर्चा करते हैं। तो यहां देखिएगा अब क्या आएगा आपका प्यारे बच्चों, अब क्या आएगा ये जान लीजिए। हमारे बॉडी में क्या होती है बच्चों, बोन होती है। हमारे बॉडी में क्या होती है बच्चों, बोन होती है। बोन मतलब क्या होता है, हड्डियां। हमारी बॉडी में क्या होती है, हड्डियां होती है। अब बातों को थोड़ा समझिएगा। जैसे ये मेरी कलाई है, इस हड्डी को तोड़िए तो बीचों बीच है, जैसे ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये हड्डी थी, इसके एकदम इस पॉइंट के बीचों बीच देखेंगे तो लाल रंग का चिपचिपा पदार्थ आपको मिलेगा, गाढ़ा गाढ़ा, जिसे क्या बोला जाता है, अस्थि मज्जा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा बोला जाएगा, ठीक है। इसी को बोन मैरो बोला जाता है, बोन मैरो, ठीक है बच्चों। इसी को क्या बोला जाता है, बोन मैरो। हमारे बॉडी में क्या पाई जाती हैं, हड्डियां पाई जाती हैं। हड्डियों के बीचों बीच क्या उपस्थित होता है, रेड कलर का एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसे क्या बोला जाता है, अस्थि मज्जा। या हड्डी के बीच वाले पार्ट को आप बोल सकते हैं क्या है, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में क्या होता है बच्चों, अस्थि मज्जा में ब्लड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ब्लड का क्या होगा बच्चों, फॉर्मेशन होगा। ब्लड का फॉर्मेशन अर्थात निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। ब्लड का निर्माण होगा अस्थि मज्जा में होता है। तो याद रखिएगा कि ब्लड के कितने पार्ट होते हैं, तो बताइए, आप यही कहेंगे WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ठीक है, ये 3 पार्ट है। लेकिन हमको मतलब किससे है, यहाँ पे हमको मतलब सिर्फ किससे है, WBC से। यहाँ ब्लड हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इससे मतलब नहीं है, अर्थात हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इम्यूनिटी पढ़ रहे हैं। तो हमसे मतलब किससे है, WBC से है, ठीक है। तो बताइए, हमारे बॉडी में बोन्स पाई जाती हैं, बोन्स के बीचों बीच अस्थि मज्जा होता है, जिसमें ब्लड का निर्माण होता है। ब्लड के ये 3 पार्ट हैं, हमसे मतलब किससे है, WBC से है, ठीक है, WBC से है। अर्थात कुल मिला के इसी WBC में क्या पाए जाते हैं बच्चों, लिम्फोसाइट पाए जाते हैं। तो एनसीईआरटी ने डायरेक्ट बोला है किसमें क्या पाया जाएगा, लिम्फोसाइट पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा बच्चों, लिम्फोसाइट पाया जाएगा। यानी कि अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट का निर्माण होगा। और है क्या, WBC। अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होगा, लिम्फोसाइट का निर्माण होगा। और ये है क्या बच्चों, WBC है। लिम्फोसाइट क्या है, WBC है। और याद रखिएगा, मान लीजिए अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट का निर्माण हुआ और वहीं जगह क्या हुआ, मैच्यूरेशन भी हुआ। मैच्यूरेशन, अच्छा मैच्यूरेशन मतलब क्या होता है बच्चों, परिपक्वन, परिपक्वन भी हुआ वहीं जगह, मैच्योर भी वहीं हुई, जहां निर्मित हुई वहीं मैच्योर हुई, वहीं परिपक्व हुई। तो ऐसे लिम्फोसाइट को बोल दिया जाता है बी लिम्फोसाइट। क्या बोला जाता है, बी लिम्फोसाइट बोल दिया जाता है। अच्छा ये बताइए, जब लिम्फोसाइट का निर्माण बोन मैरो में हो और वहीं जगह वो मैच्योर भी हो, तो उस लिम्फोसाइट को क्या नाम दिया जाएगा, बी लिम्फोसाइट नाम दिया जाएगा। यदि लिम्फोसाइट का निर्माण तो हुआ बोन मैरो में, लेकिन मैचुरेशन हुआ थाइमस ग्लैंड में, या अर्थात परिपक्व कहाँ हुई, परिपक्व कहाँ हुई, थाइमस ग्लैंड में। तो इसको बोल दिया जाता है टी लिम्फोसाइट। क्या बोला जाएगा बच्चों, टी लिम्फोसाइट बोल दिया जाएगा। तो बताइए, चाहे बी लिम्फोसाइट हो
और चाहे टी लिम्फोसाइट हो, निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। लेकिन बी लिम्फोसाइट का परिपक्वन कहाँ होता है? बोन मैरो में ही होता है। किंतु टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन कहाँ होता है? थाइमस ग्लैंड में होता है। ठीक है, परिपक्वन। देखिए, ये कहा जाता है वृद्ध अवस्था में इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, यानी कि बुढ़ा पार्टी, कुल मिला के कह लीजिए बुढ़े लोग क्या होते हैं? ज्यादा जल्दी जल्दी बीमार होते हैं। क्यों जानते हैं? थाइमस ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जो एज बढ़ने पर इसकी आकृति घटती है। हमारे शरीर में थाइमस ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जो उम्र बढ़ने के साथ में क्या होती है? उसकी आकृति घटेगी, और आकृति घटेगी तो टी लिम्फोसाइट का निर्माण यानी परिपक्वन भी कम होगा। अगर टी लिम्फोसाइट घटा तो इम्यून सिस्टम कमजोर होगा। तो बताइए, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट किसका पार्ट बनाते हैं? हमारे अभी जो लिखा था मैंने, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के मेन सदस्य हैं। कौन कौन बच्चों? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट क्या होते हैं? मेन सदस्य होते हैं। तो यहां से आपको यह पता चला होगा कि बी लिम्फोसाइट क्या है और टी लिम्फोसाइट क्या है। दोनों निर्मित कहाँ होती है? बोन मैरो में। लेकिन बी लिम्फोसाइट का परिपक्वन कहाँ होता है? बोन मैरो में। बी फॉर बोन, बी फॉर बी लिम्फोसाइट। ठीक है। अब टी लिम्फोसाइट भी बनती कहाँ है? बोन मैरो में। परिपक्वन कहाँ होता है? थाइमस ग्लैंड में। अब बताइए, टी फॉर थाइमस ग्लैंड और टी फॉर टी लिम्फोसाइट। ठीक है बच्चों। अब यहां से देखिएगा दूसरी बात, जैसे ही कोई पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर इंटर करेगा, कहां प्रवेश करेगा बच्चों? बॉडी के अंदर इंटर करेगा। ठीक है। तो हमारा जो ये इम्यून सिस्टम है, जब कोई भी पैथोजन यानी कि रोगाणु या तो कह सकते हैं रोग कारक हमारे बॉडी के अंदर क्या करेगा बच्चों? इंटर करेगा, तो हमारा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करेगी। विशेष प्रकार के प्रोटीन का क्या करेगी? निर्माण करेगी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एंटीबॉडी कहते हैं। बताइए, जब भी कोई पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर क्या करेगा? एंटर करेगा, तो हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या करेगा? एक विशेष प्रकार का प्रोटीन का निर्माण करेगी, जिसे क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। याद रखिएगा, आपसे ये पूछ सकता है एंटीबॉडी क्या है, तो आप बताएंगे प्रोटीन होता है। एंटीबॉडी क्या है? प्रोटीन होता है। ठीक है बच्चों, यहां से देखिएगा, ये चीज हुआ। इसके बाद में बातों को समझिएगा। अब जानते हैं बी लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडी बनाती है। क्या करेगी? एंटीबॉडी का निर्माण करेगी। क्या करेगी बच्चों? निर्माण करेगी। कौन करेगा? बी लिम्फोसाइट। अभी मैंने क्या बताया? जब भी कोई पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है? एंटर करता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम, और ये इम्यून सिस्टम कितने प्रकार के लिम्फोसाइट से मिलकर बना होता है? बी और टी। तो बताइए, बी और टी में से कौन सा लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाएगा? बी लिम्फोसाइट क्या करेगा? एंटीबॉडी बनाएगा। जबकि टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी नहीं बनाता है, लेकिन बी लिम्फोसाइट का क्या करता है? हेल्प करता है। तो बताइए, जब भी कोई पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर इंटर करेगा, तो हमारा बी लिम्फोसाइट क्या बनाएगा? एक विशेष प्रकार का प्रोटीन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहेंगे। और उसके बाद में जबकि टी लिम्फोसाइट क्या करेगा? प्रोटीन का निर्माण नहीं करता, अर्थात एंटीबॉडी नहीं बनाता है, लेकिन बी लिम्फोसाइट की क्या करता है? मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चला कि कौन सा लिम्फोसाइट है जो एंटीबॉडी बनाएगा, और एंटीबॉडी किस नेचर का होता है? प्रोटीनियस नेचर का होता है। तो हम यहाँ पे यही बताएंगे। आप लोग जानिए कि बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाएगा, टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी नहीं बनाता है, लेकिन हेल्प करता है किसका? बी लिम्फोसाइट का
काहे में? प्रोटीन के निर्माण में, अर्थात एंटीबॉडी के निर्माण में। ठीक है, अब इसके बाद बातों को थोड़ा समझिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद में थोड़ा समझिएगा बच्चों एंटीबॉडी के बारे में। एंटीबॉडी क्या है? वह बॉडी जो पैथोजन को मार दे या मारने में सक्षम हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। और ये बनाया कौन? एक्वायर्ड इम्यूनिटी का बी लिम्फोसाइट। मदद कौन किया? टी लिम्फोसाइट। तो बताइए एंटीबॉडी बनाया कौन? एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो बी लिम्फोसाइट था वो एंटीबॉडी बनाया, और टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाने में मदद किया। ठीक है, और उसके बाद में एंटीबॉडी किस नेचर का होता है? तो प्रोटीनियस नेचर का होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रोटीनियस नेचर का होता है। देखिए एंटीबॉडी का एक रफली डायग्राम बनाए, तो याद रखिएगा एंटीबॉडी का रफली डायग्राम क्या होगा। यहाँ पर बच्चों इसके डायग्राम को देखा जाएगा कि ये डायग्राम वास्तव में कैसे बना है। ठीक है, यहाँ पे इसके डायग्राम को देखा जाएगा कि ये डायग्राम वास्तव में कैसे बना है। ठीक है बच्चों, तो आइए यहाँ पे इसके डायग्राम को थोड़ा देख लिया जाता है, ये कैसा बना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कलर चेंज करना पड़ेगा, सफेद ले लेते हैं। याद रखिएगा यहाँ यस यस यानी कि डाई सल्फाइड बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ भी क्या रहेगा? डाई सल्फाइड बॉन्ड रहेगा। अभी आपको डिटेल में हम बताते हैं इसकी थियरी को। यहाँ भी डाई सल्फाइड बॉन्ड रहेगा। और थोड़ा यहाँ पे ध्यान दे लीजिएगा कि यहाँ बॉन्ड कैसे बनाए जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, कहाँ बॉन्ड कैसे बनाए जा रहे हैं इसको थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, जी यहाँ भी इसी प्रकार से डाई सल्फाइड बॉन्ड रहेगा। यहाँ भी डाई सल्फाइड बॉन्ड रहेगा। इसके बीच में भी डाई सल्फाइड बॉन्ड रहेगा, और यहाँ भी डाई सल्फाइड बॉन्ड रहेगा। ठीक है, यहाँ भी क्या रहेगा? डाई सल्फाइड बॉन्ड रहेगा। और प्यारे बच्चों यहाँ भी आपका डाई सल्फाइड बॉन्ड रहेगा, यहाँ भी डाई सल्फाइड बॉन्ड रहेगा, और यहाँ भी क्या रहेगा? डाई सल्फाइड बॉन्ड रहेगा, यहाँ भी डाई सल्फाइड बॉन्ड रहेगा। ठीक है, एक और रहता है नीचे डाई सल्फाइड बॉन्ड। तो यहाँ से बातों को थोड़ा समझिएगा। डाई सल्फाइड बॉन्ड का मतलब याद रखिएगा, जो आपका एंटीबॉडी होता है इसमें 2 चेन होती है। कितनी चेन होती हैं? 2 चेन। अच्छा प्यारे बच्चों, चेन का मतलब याद रखिएगा श्रृंखला से, यानी कि कितनी चेन होती होंगी? 2 चेन। ऐसा एंटीबॉडी रहेगा। अभी आपको बताया जाएगा ये क्या होता है। यही जगह जैसे मान लीजिए कोई भी, मैंने अभी बताया कि एंटीबॉडी क्या करता है? रोगाणुओं को मारता है। तो ये एंटीबॉडी रोगाणुओं को ढूंढ ढूंढ के मारेगी। मान लीजिए ये रोगाणु है, क्या है? ये रोगाणु है। ये आपका क्या है बच्चों? ये पैथोजन है। जैसे ही ये यहाँ आएगा तो इसके साइड से यहाँ पे बंध जाएगा, और बंधेगा तो ये दाब देगा।
क्या करेगा, दाब देगा। तो आपका बताइए जो एंटीबॉडी है जो, और यहाँ से जो पैथोजन आया है यहाँ फंस के क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो यही जगह इसी स्थान से, ये एंटीबॉडी के इसी स्थान से क्या बनता है, आपका पैथोजन बनेगा। ये क्या है बच्चों, तो हम कहेंगे आपका ये पैथोजन है। क्या है बच्चों, ये पैथोजन है, यही जगह बंधेगा और ऐसे दाब देगा। ये आपका किसका डायग्राम है, ये एंटीबॉडी का डायग्राम है। किसका है बच्चों, एंटीबॉडी का है, और यही जगह बांध कर उसको क्या करेगा, मारेगा। अब समझिएगा, एंटीबॉडी में कितनी चैन होती है, 2 चैन होती है। एक कैसी होती है, एक स्मॉल होती है और दूसरा क्या होती है, लार्ज होती है। देख लीजिए, गौर से समझिएगा। बताइए एंटीबॉडी में कितनी चेन्स होती हैं, श्रृंखलाएं कितनी होती हैं, 2 होती हैं। एक स्मॉल यानी कि छोटी होती है और एक बड़ी, कुल मिला के 4। अब यहां से बातों को थोड़ा और समझिएगा। 2 चेन का मतलब यहाँ पे ये पार्शियल से मैं ले रहा हूं। अगर टोटल की बात किया जाए तो आपकी 4 चेन होंगी। कितनी चेन होगी, 4। अब देखिए कैसे, एक छोटी वाली ये श्रृंखला, एक छोटी वाली ये श्रृंखला, तो एक इस साइड में है, एक उस साइड में है। तो आप यहाँ पे 2 चेन का मतलब पार्शियल का मैं ले रहा हूं, ठीक है। अगर आप टोटल यही जगह लेंगे, अगर टोटल लेंगे तो प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा 4 चेन। आप लिखेंगे कितने चेन लिखेंगे, 4 चेन लिखेंगे। और ये बताएंगे 2 स्मॉल और क्या बताएंगे, 2 लार्ज श्रृंखला होती है। तो बताइए एक स्मॉल ये और दूसरी स्मॉल ये, तो बताना 2 श्रृंखला हुई कि नहीं, 2 छोटी छोटी श्रृंखला हुई। और एक ये, और यहां से बताना लार्ज भी कितना हुआ आपका, 2। और इसका शेप कैसे होता है बच्चों, शेप कैसे होता है, H2L2 बोल दिया गया है, इस प्रकार की होगी। अर्थात H का मतलब क्या है, हैवी चैन, हैवी मतलब भारी चैन, अर्थात लार्ज चैन, ठीक है। यल का मतलब लाइट चैन, यल का मतलब लाइट, लाइट मतलब हल्का। तो बताइए छोटा क्या है, तो क्या कहेंगे, स्मॉल। यल फॉर लाइट और एच फॉर हैवी, इसीलिए बोला गया इसके प्रकार को यानी इसके शेप को H2L2। 2 क्या है, हैवी चैन है, हैवी चैन का मतलब समझेंगे लार्ज चैन। और 2 क्या है, लाइट चैन, लाइट चैन का मतलब हल्का चैन। तो बताइए एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कौन करता है, बी लिम्फोसाइट। सहायता कौन प्रदान करता है, टी लिम्फोसाइट। और बताइए एंटीबॉडी क्या करता है, इस स्थान से क्या करेगा, पैथोजन को बांध के दाबेगा, उसका पूरा मटेरियल क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अर्थात जिसका पूरा मटेरियल निकल गया तो क्या हो गया, मर गया। तो बताइए हमारा एंटीबॉडी किसको मारता है, एंटीजन को, पैथोजन को, उसको मारने का क्या करता है बच्चों, कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद और बातों को समझिएगा। हमारे बॉडी के अंदर एनसीईआरटी की लाइन में बोल रहा हूं, हमारे बॉडी के अंदर ये एंटीबॉडी कुछ पाए जाते हैं, एंटीबॉडी पाए जाते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर क्या पाए जाएंगे बच्चों, एंटीबॉडी पाए जाएंगे। और वो एंटीबॉडी कौन कौन से हैं जो हमारे बॉडी में पाए जाएंगे, याद रखिएगा, IgA, IgG, IgE, IgM, ठीक है। ये 4 प्रकार की, या तो कह देंगे हमारे जो नीट का सिलेबस एनसीईआरटी है उसमें आपको देखेंगे तो लिखा है एनसीईआरटी में ये 4 प्रकार की हमारे शरीर में क्या पाई जाती हैं, एंटीबॉडी पाई जाती हैं, IgA, IgG, IgE, IgM। याद रखना, जो हम लोग पहली बार, मान लीजिए कोई भैंस बच्चा दी है तो जो पहली बार दुग्ध स्रावित होता है उसे पेवस बोलते हैं, और बायोलॉजी के लैंग्वेज में उसे कोलेस्ट्रम बोला जाता है, ठीक है। फर्स्ट मिल्क को कोलेस्ट्रम बोला जाता है, अर्थात पेवस, उसमें जो होता है यही एंटीबॉडी होता है। ये एंटीबॉडी IgA और प्लेसेंटा के द्वारा आपका देती है मम्मी, IgG देती है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर एंटीबॉडी इतने 4 प्रकार की हमारे पाई जाती है, ठीक है। IgA कहाँ से मिलता है, फर्स्ट मिल्क, जैसे मान लीजिए हम लोग पैदा हुए होंगे तो बताइए पहली बार जब मम्मी हम लोगों को दुग्ध पिलाई होगी तो हमको ये एंटीबॉडी मिला है IgA। और जब
पेट में थे, मम्मी के गर्भ में थे, तो मम्मी का हम लोगों का क्या नाभिक मम्मी से जुड़ा था प्लेसेंटा के द्वारा। तो प्लेसेंटा के द्वारा क्या मिला था हमको? IgG मिला था। पहले से मम्मी ने हमको 2 एंटीबॉडी देकर बाहर अर्थ पे निकाली है, यानी कि पैदा की है। पहले से मम्मी 2 एंटीबॉडी को हम लोगों को ऑलरेडी पहले से ही दिया है। इसीलिए कहा जाता है जब भी कभी बच्चा पैदा हो तो मम्मी का फर्स्ट मिल्क जरूर पिलाना चाहिए। क्यों क्यों पिलाना चाहिए? क्योंकि IgA एंटीबॉडी आ जाए तो लड़ने की, रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता क्या हो जाए? अधिक हो जाए। चलिए प्यारे बच्चों, अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब बात ये आती है कि जो एंटीबॉडी है ये कहां पाई जाती है? एक माइंड में सवाल उठता होगा कि जो एंटीबॉडी है ये कहां पर पाई जाती है? तो याद रखिएगा बच्चों, ये हमारे ब्लड में पाई जाती है। तो बताइए एंटीबॉडी कहां पाई जाएगी? हमारे ब्लड में पाई जाती है। इसीलिए इसे बोला जाता है ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। माइंड में ये तो जरूर उठेगा जो एंटीबॉडी है हमारी रक्षा कर रही है, जिसे बी लिम्फोसाइट ने बनाया है और टी लिम्फोसाइट ने सहायता प्रदान किया है, ये कहां पाई जाती है? तो हम लोग यही बताएंगे ये हमारे ब्लड में क्या है? मौजूद है। ये एंटीबॉडी हमारे ब्लड में मौजूद है, इसीलिए इसे बोला जाता है ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। तो कभी कभी नेट में दे देता है ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। क्यों बोला जाता है? तो आप यही बताएंगे क्योंकि एंटीबॉडी हमारे कहां पाई जाती है बच्चों? ब्लड में पाई जाती है। अब देखिएगा जो अभी आप लोग पढ़ रहे थे, जो अभी आप लोगों ने पढ़ा वो सब किसके अंतर्गत था? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर था। ये सब कहां था? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंतर्गत था। ठीक है, याद रखिएगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 प्रकार की होती है। ये क्या बताया जा रहा है बच्चों? टाइप्स बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? टाइप्स बताया जा रहा है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है सेल मीडिएटेड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दूसरा होती है एंटीबॉडी मीडिएटेड। दूसरी क्या होती है? एंटीबॉडी मीडिएटेड। तो बताइए यहां पे आप जब इनेट इम्यूनिटी पढ़ रहे थे तो उसमें आप लोगों ने बैरियर पढ़ा था, और बैरियर 4 टाइप्स के बैरियर थे इनेट इम्यूनिटी में। तो बताइए एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की। पहला बताइए सेल मीडिएटेड, दूसरा बताइए एंटीबॉडी मीडिएटेड। ठीक है, दूसरा है एंटीबॉडी मीडिएटेड। जो सेल मीडिएटेड ये है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये किससे संबंधित है? टी लिम्फोसाइट से संबंधित है। किससे संबंधित है? टी लिम्फोसाइट से क्या है बच्चों? संबंधित है। तो जो आपका सेल मीडिएटेड है किससे है? टी लिम्फोसाइट से संबंधित है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है बहुत धनवान है, पैसा कौड़ी की कोनो कमी नहीं है, यानी कि बहुत धनवान है। अगर उसका सोच थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, जो मैं अंग गिना रहा हूं उसमें से कोई अंग फेल हो जाता है, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, फेफड़ा हो गया, ये सब अंग क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। इनमें से सभी नहीं, एक कोई, चाहे किडनी हो जाए, चाहे आपका हार्ट हो जाए, चाहे आपका क्या हो जाए? फेफड़ा हो जाए, या फिर लीवर हो जाए, इन चारों अंगों में से एक कोई अंग क्या हो जाए? फेल हो जाए, कार्य करना बंद कर दे। अब बहुत पैसा वाला है वो, ठीक है, तो अब क्या करेगा? डॉक्टर के पास जाएगा तो एक ही शब्द बोलेगा कि किसी भी प्रकार से हमको क्या करिए? बचा लीजिए, पैसा चाहे जो लग जाए, कोई कमी नहीं है पैसे की। तो बताइए डॉक्टर क्या बोलेगा? एक शब्द बोलेगा कि आप अपने रिलेटिव, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए
2 किडनी होती है, एक किडनी फेल हो गई या दोनों किडनी फेल हो गई। अब मान लीजिए दोनों किडनी क्या है, किसी व्यक्ति की फेल हो गई, उसके पास ढेर सारा पैसा है। अब डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब मुझे बचा लीजिए, क्योंकि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा चाहिए इतना ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की कोई प्रॉब्लम समझिए ही नहीं। मांग रहा है 10 लाख, दे दे रहा है 20 लाख, तो डॉक्टर भी सोचेगा इसको बचाना क्या है, जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा आ रहा है। तो अब वहां से वो क्या करेगा, कहेगा कोई अपना रिलेटिव बताइए जिसकी किडनी आपको, जैसे मैं कहूं 2 किडनी होती है, इंसान एक किडनी पर जीवित रह सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी 1000-2000 बच्चे पैदा होते हैं, तो कोई एक बच्चा ऐसा होता है जिसमें एक ही किडनी पाई जाती है, ठीक है। तो बताइए, ये कहेगा कोई ऐसा रिलेटिव बताइए, यानी रिलेटिव का मतलब ये नहीं कि जीजा आ जाए, साले आ जाए, या तो फिर सड़ुआइन आ जाए, ये सब रिलेटिव की बात नहीं किया जा रहा है। रिलेटिव मतलब फैमिली से रिलेटेड, ठीक है, यानी कि गुणसूत्र ज्यादा डिफरेंसेस ना हो। तो ये कहेगा तो जाइए लेके, मतलब उनको ले आके आए। अब कोई डोनेट करने के लिए तैयार है, फैमिली का ही है, तो क्या करेंगे, एक किडनी को लगाएंगे, एक किडनी को उससे निकाल कर, इसकी दोनों किडनी को, जो बीमार रहेगा उसकी दोनों किडनी को निकाल कर उसकी एक किडनी को क्या कर देंगे, लगा देंगे। लफड़ा है, क्या लफड़ा है। अब वो ऐसा क्यों बोला कि क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म का चाहिए मुझे। किडनी तो किडनी भैंस का भी लगा दे, घोड़े का लगा दे और बढ़िया काम करेगी, लेकिन ऐसा बच्चों नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, खतरा है, डॉक्टर जानता है, पेशेंट नहीं जानता है। इसे डॉक्टर जानता है कि जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, अर्थात जिसको देख रेख कौन कर रहा है, टी लिम्फोसाइट कर रहा है, ये डायरेक्टली इसको रिजेक्ट कर देगा। प्यारे बच्चों, क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। यही लफड़ा है, कुछ लफड़ा नहीं, यही लफड़ा करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं ही हूं, मेरी एक किडनी क्या हो जाए, दोनों किडनी फेल हो जाए, और मेरे भाई साहब आए, मुझे किडनी डोनेट करें, एक किडनी उनके पास, उनकी एक किडनी मुझको लग गई। अब वो हमारे भाई हैं, सगे हैं, इसीलिए हो सकता है मेरे बॉडी में उसका रिजेक्शन ना हो, और होगा नहीं, उसके लिए दवा भी चलती है। ऐसे मान लीजिए कोई पड़ोस का कोई किडनी हमको दे दे, तो हमारा बॉडी उसे रिजेक्ट कर देगा। क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि उसे फॉरेन बॉडीज मानेगा। क्या मानेगा बच्चों, फॉरेन बॉडी, यानी कि विदेशी बॉडी को मानेगा और उसे रिजेक्ट कर देगा, और रिजेक्ट करेगा तो उस अंग में सड़न पैदा होने लगेगी। तो ये क्या करता है, ऑर्गेन ट्रांसप्लांट में क्या करता है, इसका मुख्य रोल है। ऑर्गेन ट्रांसप्लांट में क्या है, इसका मुख्य रोल है, ठीक है। और यहां से जो रिस्पॉन्सिबल है, ये बताइए, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ऑर्गेन इम्प्लांट के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किडनी वगैरह के लिए। इसी को कहते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, ग्राफ्ट रिजेक्शन बोलते हैं। जो ये निर्धारित कर रही है कि कौन सा अंग बॉडी में शिफ्ट होगा या शिफ्ट नहीं होगा। पड़ोसी के ले जाओगे तो ये रिजेक्ट कर देगा, सड़न पैदा हो जाएगी। भाई का ले जाओगे तो थोड़ा नहीं कर सकता है, क्योंकि जो गुड़सूत आया है मम्मी पापा से, वैसे भाई के अंदर है, वैसे हमारे अंदर है, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होता है, ठीक है, गुणसूत्र में डिफरेंसेस होता है, ठीक है, 0.1% का क्या होता है, डिफरेंसेस होता है, ठीक है। तो ये हमारा रिजेक्ट कर देगा अगर पड़ोसी की किडनी रहेगी तब। इसी को कहा क्या जाता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन। क्या बोला जाएगा बच्चों, ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो याद रखिएगा, ग्राफ्ट रिजेक्शन से कौन सी आपका लिम्फोसाइट संबंधित है, टी लिम्फोसाइट। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियो के देखने के लिए या पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद प्यारे बच्चों।